चलिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आप सबने देख लिया था कि मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मैडम आपको मैं बता देना चुनौती मैडम, हमने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर की भी शुरुआत की है सेल बायोलॉजी में, ठीक है। और इसके पहले भी थोड़ा इंट्रो वाला पार्ट हो चुका है सेल बायोलॉजी का, ऑर्गेनेल्स वगैरह को थोड़ा थोड़ा बता चुके हैं। लेकिन सेल बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है तो ये इसके लगभग 2 लेक्चर निकल चुके हैं, 2 या 3, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में से मेम्ब्रेन का प्रोटीन, ये आपका फाइनल लेक्चर है मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से, कंपोजिशन से, ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, मेम्ब्रेन में जितने भी प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। तो शायद आपके लिए नया है, यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो थोड़ा आसान भी होगा, अदरवाइज आज का दिन आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये पहले से पढ़ा हुआ है, रिलेटेड टॉपिक है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यदि पहले नहीं पढ़ा तो, ठीक है। हाँ, ओके। देखिए, मेम्ब्रेन के बारे में हमने आपको बताया था। तो मेम्ब्रेन में देखिए हमने लिपिड के सारे मॉलिक्यूल्स देख लिए थे, अब हम प्रोटीन को देखने वाले थे। हमने ऊपर जो लिखाया था प्रोटीन के बारे में, तो आपको बताया था कि किस किस तरीके के प्रोटीन होते हैं। तो पहले हमने किस किस तरीके के प्रोटीन देखे थे, बताइए रानी मैडम, थोड़ा सा रिवाइज करिए। पहला क्या देखा था हमने? हाँ, ठीक है। और हाँ, पहले तो हमने जो प्रोटीन देखा है, प्रोटीन जो है मेजर जो 2 तरीके के होते हैं। पहले सरफेस प्रोटीन होते हैं, देखा था ना। सरफेस प्रोटीन होते हैं जो कि मेम्ब्रेन में धसे हुए नहीं रहते हैं, एम्बेडेड नहीं होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन में धसे का मतलब ये है कि यदि आपके पास कोई मेम्ब्रेन है ऐसी, ठीक है, और आप सबको पता है लिपिड का ये जो वाला भाग होता है मेम्ब्रेन लिपिड के, ये आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है ना, बीच वाला भाग यहाँ से लेके जहाँ जहाँ टेल्स इसकी हाइड्रोफोबिक वाला भाग होता है, और ये वाला जो भाग होता है इसका हेड वाला, ये होता है हाइड्रोफिलिक। इतना बात हम अच्छे से समझ चुके ना। तो हमने प्रोटीन की जो लोकेशन देखे थे, पहले टाइप के प्रोटीन देखे थे जो कि लिपिड के हेड के साथ एसोसिएट होते थे, ठीक है, लिपिड के हेड के साथ एसोसिएट होते थे। लेकिन कुछ कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो आपकी इंटीग्रल प्रोटीन है। कैसी हैं? इंटीग्रल प्रोटीन जो होती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन के साथ भी कुछ सरफेस प्रोटीन क्या होती है, अटैच हो जाती हैं। दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। सरफेस प्रोटीन जो होती है वो लिपिड के साथ भी एसोसिएट हो सकती है और प्रोटीन के साथ भी एसोसिएट हो सकती है। कौन से प्रोटीन के साथ हो सकती है? इंटीग्रल, ठीक है। ये कौन से हैं? इंटीग्रल प्रोटीन। अब एक बात आपको याद रखना है कि इंटीग्रल और ट्रांस मेम्ब्रेन देखने में एक जैसी है, लेकिन इनमें एक छोटा सा अंतर भी है, ठीक है। यदि कोई सारी इंटीग्रल प्रोटीन जो होती हैं, इसको हम इंटीग्रल बोले, ठीक है। इंटीग्रल क्यों बोल रहे हैं अपन, आप कोई बता सकता है कि इसको? हाँ, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, कितने अंदर तक? हाँ, देखिए देखिए इसको आप ऐसा समझिए, ये क्या करते हैं, ये पूरे जो हाइड्रोफोबिक कोर होता है, ये इसका सेंटर वाला भाग होता है बीच का, जो प्रोटीन आपके हाइड्रोफोबिक कोर को पार कर जाए, यानी इस कोर को क्या कर ले, पार कर जाए, ठीक है, क्रॉस कर जाए, तो वो प्रोटीन कैसी होती है आपकी, बताइए? इंटीग्रल होती है, ठीक है। इंटीग्रल में भी क्या होती, 2 टाइप की होगी। कुछ प्रोटीन जो होंगी हाइड्रोफोबिक कोर को तो पार करेंगे, लेकिन वो ऊपर तक नहीं जाएंगी, ऐसे बहुत सारी प्रोटीन आपके ऐसे होंगी। तो इंटीग्रल ये जो प्रोटीन है जो पूरे ऊपर तक जा रहे हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जिसके साइटोसोलिक और आपका जो ऊपर वाला जो ईसीएम वाला जो डोमेन होता है, एक्सोसाइटोसोलिक जिसको अपन बोलते हैं, जब ये प्रोटीन आपके दोनों साइड क्या हो रहे हैं, इनके फेस जो हो रहे हैं दोनों साइड ओपन हो रहे हैं इन प्रोटीन्स के,
ऐसी प्रोटीन जो होती है, चाहे वो सिंगल पास वाली प्रोटीन हो, चाहे मल्टी पास वाली प्रोटीन हो, ये प्रोटीन कहलाते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन। ठीक है, ये कहलाती है ट्रांसमेम्ब्रेन। ठीक है, समझ में आया? इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है वो आपके हाइड्रोफोबिक कोर तक जा सकती है, लेकिन सारे इंटीग्रल प्रोटीन, ऑल इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं, सभी इंटीग्रल प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन नहीं हो सकते, ध्यान रखना। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल नॉट, ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, जो अपन सुनिए। इसी तरीके से ऑल इंटीग्रल जो प्रोटीन होते हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन नहीं हो सकते, लेकिन ऑल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आर इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, क्लियर हुआ? सारे के सारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रल होते हैं, लेकिन सभी इंटीग्रल प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात हुई। तो सरफेस का हमने देखा। दूसरा हमने प्रोटीन देखा आपको, वो था आपका इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, इस तरह के दो प्रोटीन हमने पढ़ा था। तीसरा पढ़ा था आपने एंकर्ड प्रोटीन। ठीक है, ये सब आपने देखे। एंकर्ड प्रोटीन में भी आपने क्या देखा था? एक तो लिपिड एंकर प्रोटीन देखें, और आपने जीपीआई वाले देखे। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बता चुके थे डायग्राम के तौर पे। अब हमको क्या करना है, इन प्रोटीन का नेचर कैसा है, स्ट्रक्चर में किस तरीके की प्रोटीन है, अल्फा है, बीटा है, सिंगल पास कौन है, डबल मल्टी पास मेम्ब्रेन कौन है, या अल्फा हेलिक्स के अलावा बीटा बैरल वाली प्रोटीन कौन है, लिपिड के साथ कौन सी अटैच है। तो ये सारी चीज़ें हमको मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर वाले भाग को तरफ हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ से ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई तो आपकी सेल सिग्नलिंग वाला चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपके डोमेन क्षेत्र होते हैं ना। ये जो आपके एंड खोले होते हैं, एक सी टर्मिनस होता है और एक आपका एन टर्मिनस होता है। ठीक है, तो दोनों साइड आपके मेम्ब्रेन के उस साइड, मतलब ये आपका ईसीएम वाला भाग है, एक्स्ट्रा सेलुलर वाला भाग होता है, और ये साइटोसोलिक भाग होता है, या इसको अपन एक्सोसाइटोसोलिक बोल सकते हैं, इसको साइटोसोलिक। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका क्लासिफिकेशन समझना है। उसके पहले थोड़ी सी बात हम करें, ये जो प्रोटीन होते हैं क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं मेम्ब्रेन के प्रोटीन, तो उसके बारे में थोड़ी सी लाइन लिखी, रेफरेंस किताब की लाइन है ये। ठीक है, दिस प्रोटीन परफॉर्म मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन्स स्पेशलाइज्ड फंक्शन। जैसे कि किस में भाग लेते हैं प्रोटीन? ट्रांसपोर्ट में, पहले भी हमने बता चुके हैं आपको। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में भाग लेते हैं ये। ठीक है, उसके बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड सेल सिग्नलिंग में भाग लेते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी करते हैं, और सेल कम्युनिकेशन में ये भाग लेते हैं। ठीक है, आगे और चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी चीज़ें किस में भाग लेती हैं। तो हर तरीके के भाग में ये मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन रहते हैं भाग लेते हैं। तो लैंग्वेज कहती है कि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्या होता है, लगभग 50% टोटल मेम्ब्रेन का 50% जो मास होता है वो किसका होता है? प्रोटीन का होता है, ध्यान रखना। टोटल मास में से 50% जो कंट्रीब्यूशन करता है वो आपके मेम्ब्रेन प्रोटीन करते हैं। ठीक है, ऑल द प्रोपोर्शन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द मेम्ब्रेन। अलग अलग मेम्ब्रेन टाइप के हिसाब से भी प्रोपोर्शन क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन यदि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कि परसेंटेज वाइज की बात करें, तो सबसे ज़्यादा मेम्ब्रेन में जो परसेंट पाया जाता है वो होता है आपका लिपिड का। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रोटीन का। ठीक है, और उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट का। अब हमने कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बताई थी कि जैसे कि माइलिन माइलिन शीथ जो होती है, इसमें आपको कितनी बताई थी रानी मैडम? माइलिन शीथ में कितना परसेंट लिपिड होता है, बताइए जल्दी। माइलिन शीथ जो होती है, इसमें लिपिड कितना परसेंट होता है इसकी मेम्ब्रेन में? 70 से 80% होता है। क्यों? इम्पल्सन, हाँ, करना पड़ता है, हाँ हाँ, इसके लिए। और वहीं आप क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसका मात्रा क्वांटिटी ज़्यादा होगी? प्रोटीन की।
प्रोटीन आपको 75% के लगभग आपको प्रोटीन इस पे दिखाई देंगे, ठीक है। ये हाँ, बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया भी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह के नेचर के होते हैं ओरिजिन में, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन नेचर के होते हैं, इसलिए जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो इवोल्यूशन दर्शाती है किससे, सॉरी, इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो इवोल्यूशन दर्शाती है किससे, आपके बैक्टीरिया से रिजेंबल होती है वो, ठीक है। तो यही बात लिखी गई है, आगे भी हम देखेंगे, आगे भी प्रूव करेंगे कि बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के साथ साथ आपके जो क्लोरोप्लास्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे कौन से स्ट्रक्चर हैं जो कि आपके बैक्टीरिया के साथ रिजेंबल हो रहे हैं, जिसके कारण एविडेंस के तौर पर, इवोल्यूशनरी एविडेंस के तौर पे कहा गया कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के होते हैं। आगे भी हम इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली टू अमाउंट ऑफ द टाइप ऑफ प्रोटीन्स मेम्ब्रेन आर हाईली वेरिएबल। जैसे देखिए माइलिन मेम्ब्रेन के हम बारे में आपको बताया, सर्व एज इलेक्ट्रिक इम्पल्सन करते हैं, ठीक है। और नर्व सेल एक्सॉन लेस देन 25% ऑफ द मेम्ब्रेन मास ऑफ प्रोटीन। अभी हमने बताया कि लगभग ये आपके 25% ही इसमें प्रोटीन रहता है और 75% आपका 75-80% आपके इसमें लिपिड होते हैं, ठीक है, यानी 25% प्रोटीन होगा। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें और क्लोज पार्ट की बात करें, यहीं आप बैक्टीरिया भी जोड़ दीजिए। इन दोनों तीनों में ही क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है किसमें, एटीपी प्रोडक्शन में भाग लेती है। और क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस, जैसे बैक्टीरिया की बात करें तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास, हाँ, इनके पास कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता, जिसके कारण ये कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जैसे नहीं होते हैं। इसके कारण इनका सारी एक्टिविटी कहाँ पे करनी पड़ती है, इनकी मेम्ब्रेन में करनी पड़ती है। इसके लिए इनको जरूरी है कि इनके पास अपना प्रोटीन का लेवल अच्छा खासा हो, इसलिए इनमें जो प्रोटीन होता है वो लगभग 75% होता है। ये बात तो आपकी मेम्ब्रेन के प्रोटीन के ऊपर जो फैक्ट थे वो उसकी बात हो गई। अब हम इनके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में देखिए इसको पहले क्लासिफाई कर लेते हैं, फिर इसको डायग्राम को हम समझेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। पहले तो इसको हमने दो भागों में डिवाइड करा है, ठीक है। पहला भाग जो है इसका, ये है आपका पेरिफेरल, या इसे क्या बोलते हैं, सरफेस ना, सरफेस प्रोटीन, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रल भी बोलते हैं इसको, एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं ना, ठीक है। इंटीग्रल हो गए, ठीक है। इंट्रिंसिक इसको कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पेरिफेरल हो गया, जो हमने आपको बता दिए किस तरीके से होते हैं, ठीक है। इंटीग्रल हो गए, ये आपके हो गए। इंटीग्रल को अगेन हम डिवाइड कर लेते हैं, इंटीग्रल को यदि डिवाइड करेंगे तो दो तरीके हैं, एक तो ट्रांस मेम्ब्रेन आएगी, ठीक है, और दूसरा आएगा एंकर्ड, एंकर्ड प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन लिखने की जरूरत नहीं ना, ट्रांस में लिख देता हूँ फिर भी कंफ्यूज ना हो।
ठीक है, 2 टाइप के हमने बता दिए। हमने अभी जो ऊपर बताई ये आपके क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमेम्ब्रेन को भी आप 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए। पहले तो सिंगल पास, ठीक है, सिंगल पास प्रोटीन। दूसरा है आपका मल्टी पास, ठीक है। इसके बाद लिपिड एंकर को भी आप डिवाइड कर लीजिए, सॉरी एंकर प्रोटीन को भी आप डिवाइड कर लीजिए। लिपिड एंकर होंगे और जीपीआई, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद देखिए हम एक एक करके यहाँ से पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं पेरिफेरल प्रोटीन क्या होते हैं, क्या नेचर होता है इनका, ठीक है। तो पहला रहेगा आपका पेरिफेरल ना, या इसी को बोलते हैं सरफेस प्रोटीन, ठीक है। बनाने का आसान तरीका, थोड़ा सा सब में ड्रॉ कर लीजिए इसको। ठीक है, प्रोटीन हो गया। अब देखिए जो प्रोटीन्स होते हैं आपके, वो ये आपका लिपिड है, ये प्रोटीन जुड़ गया, ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन है, यहाँ से भी ये प्रोटीन आपके जुड़ सकते हैं। ठीक है, सरफेस प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सरफेस प्रोटीन हो गया, ये आपके लिपिड के मॉलिक्यूल्स हो गए। लिपिड भी कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड होते हैं, ध्यान रखना है ना, सब हमने बता चुके हैं आपको, लिपिड तो पढ़ ही लिए हमने, ठीक है। ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन है ना, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन जो है या तो किससे जुड़ रहा है, ये लिपिड के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, या तो ये प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सरफेस प्रोटीन क्या है, प्रोटीन, ठीक है, किससे जुड़ा रहता है, लिपिड से अटैच टू लिपिड
या इंटीग्रल प्रोटीन, दोनों से अटैच रहता है। अब इनका जो अटैचमेंट है वो भी स्पेशल तरीके के बॉन्ड के माध्यम से ये होता है। तो कौन से तरह के बॉन्ड होते हैं, इन बॉन्डों के नाम भी आपको याद रखना है। इनके बीच जो जुड़ाव हो रहा है, चाहे वो दोनों का रहे ना, तो आप इनको दोनों को शो कर दीजिए। ठीक है, इनका जो जुड़ाव होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के द्वारा। तो स्टैटिक फोर्स कह लीजिए, चाहे इंटरेक्शन कह लीजिए, चाहे बॉन्ड कह लीजिए ना, फोर्स कह लीजिए या बॉन्ड कह लीजिए या इंटरेक्शन के लीजिए। ठीक है, पहला चीज इसमें ही हो गई। या दूसरा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा भी जुड़ सकता है, एच बॉन्ड। इस बात को आपको ध्यान रखना है, आईएमपी है ये ना, आईएमपी स्टेटमेंट, ये आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, थ्रू, हाँ एक ही होगा ना, दोनों तो कैसे हो सकते हैं, एक ही होगा। अच्छा नहीं, ये मतलब ये जो हो सकते हैं आइदर करके ले, वो कर लीजिए, और कर लीजिए ना, और कर लीजिए इसको। ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या एच बॉन्ड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है इसका, बता सकता है कोई? सरफेस प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन ना, दिस प्रोटीन, दिस प्रोटीन डू नॉट पेनेट्रेट, डू नॉट कहाँ पेनेट्रेट नहीं करता बताइए रानी मैडम, कहाँ पेनेट्रेट नहीं करता ये? क्या आंसर होना चाहिए? डू नॉट पेनेट्रेट का मतलब कहाँ पेनेट्रेट नहीं कर रहा है ये? अरे कोर में, इसकी मेन, इसका मेन कैरेक्टर क्या है? हाँ, कोर पे पेनेट्रेट नहीं करता, हाइड्रोफोबिक कोर। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जो सरफेस प्रोटीन रहेंगे वो कभी भी हाइड्रोफोबिक कोर पे पेनिट्रेट नहीं करेंगे, यानी अंदर तक नहीं जाएंगे वो। ठीक है, अब एक चीज और बताइए कि इसका रिमूवल हम बता देते हैं। ये दो मेन कैरेक्टर हो गए हैं आपके सरफेस प्रोटीन के। ठीक है, अब यदि इसके आपको आइसोलेट करना हो, क्या करना हो इनको, इनका आइसोलेशन मैं अभी बता दूं कि फिर दोनों प्रोटीन का आइसोलेशन अलग से समझा, वहां से क्वेश्चन आते हैं। यदि उसको सेपरेट पढ़ना चाहते तो फिर अपन आइसोलेशन के एक अलग ही टॉपिक रखेंगे, इसमें आपका गड़बड़ ना हो जाए चीजें, क्योंकि क्या करें कि यही बता दें। चलो कर देते हैं यहीं पे। ठीक है, पहले तो आप इसके उदाहरण लिख लीजिए, एग्जांपल्स लिख लीजिए इसमें कौन सी प्रोटीन आते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स में इनके रहेंगे साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी हो गया, फ्लेवोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन हो गए, स्पेक्ट्रिन हो गए। इनके बारे में अभी हम और अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, स्पेक्ट्रिन और एनकायरिन। ये जो प्रोटीन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सरफेस प्रोटीन ही होते हैं, और हमने आपको चार्ट बताया था तब भी हमने आपको बताया था ये पाए जाते हैं दोनों के दोनों आरबीसी में, रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। इसके बाद आता है बैंड 4, बैंड 4.1, ये आपके कैसे हैं सरफेस।
तो इनके नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जा सकते हैं कि सरफेस प्रोटीन कौन है करके, ठीक है। तो इनके नाम आपको ध्यान रखना। इसके बाद देखिए आइसोलेशन की बात करें तो इनको ब्रेक ब्रेक करने वाले जो बॉन्ड हैं, इनको जैसे कौन ब्रेक कर पाएगा, किससे ब्रेक होते हैं कि इनको आइसोलेट कर लें, हम इनको सेपरेट कर लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ध्यान रखना है, इनको सेपरेट करने के लिए हम पास दो चीजें होती हैं, ठीक है। या तो हम क्या करें, साल्ट का ट्रीटमेंट दे दें, ठीक है, या पीएच से। आइसोलेशन में क्या करेंगे, साल्ट ट्रीटमेंट देंगे। साल्ट ट्रीटमेंट में ध्यान रखना है 1 मोल हम देते हैं NaCl, ठीक है। पीएच, क्योंकि आप सबको मालूम है कि इनके जो पीएच होते हैं मेम्ब्रेन के पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करते हैं। तो पीएच हम ऊपर नीचे कर देते हैं तो मेम्ब्रेन क्या हो जाते हैं, वहाँ से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनकी फंक्शनिंग ऐसी होती है कि पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं। तो पीएच को यदि आप पीएच चेंज यदि आप करते हैं, आइदर पीएच को आप यदि मिनिमम करें तो पीएच को आप रख सकते हैं मिनिमम 3 to 5 में, पीएच चेंज करने पे हो सकता है। या पीएच को आप बहुत ज़्यादा हाई कर दें, तो पीएच को हाई करने से मतलब 9 से 12 पीएच कर दें तो भी आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो मेम्ब्रेन को आइसोलेट करने के दो तरीके हैं आपके, ठीक है। एक बात को और आपको याद रखना है कि पेरिफेरल प्रोटीन सिर्फ नीचे नहीं होते, साइटोसोलिक साइड नहीं हो सकते। पेरिफेरल प्रोटीन आपके, हाँ गड़बड़ ना हो जाए थोड़ा सा इसको समझना, ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन आपके साइटोसोलिक के ऊपर भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर होने वाले साइटोसोलिक जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करना, ये सारी चीजें आप इसके साथ लिख लीजिए, इस वाले उसके ऊपर साइड, थोड़ा सा करेक्शन करना। ये जो पीएच वाली बात, सॉल्ट वाली बात हो गई, ये आपके साल्ट ट्रीटमेंट वाली बात हो गई, ये आपकी 1 मोल NaCl, ठीक है। और पीएच चेंज की बात यदि हो गई तो पीएच आपका 3 to 5 ना, 3 to 5, और लोवेस्ट पीएच और ये हाईएस्ट पीएच आपका 9 to 12। ये इसके माध्यम से आपके पास ये जो बॉन्ड है इनके आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये आपको एक्जोसाइटोसोलिक है ये, ठीक है। यानी आपका एक्सोप्लाज्मिक भी आप इसको कह सकते हैं, प्लाज्मिक, ठीक है। सरफेस प्रोटीन है ना, ऊपर साइड ये जुड़ा हुआ है। सरफेस प्रोटीन आपके नीचे भी होते हैं, लेकिन ध्यान रखना नीचे जो होता है किसी भी हाल में इसको इन आयनों से आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये इसकी खास बात है। इनको आइसोलेट करने के लिए आपको दूसरे केमिकल लगता है, और इसको रिमूव करने के लिए आपको लगेगा, ऑस्मोटिक लाइसिस करते हैं इसको, क्या करते हैं, ठीक, लाइसिस, ठीक है।
और यदि कहीं एक चीज़ और याद रखना, कहीं पे कोई प्रोटीन यदि ये प्रोटीन यदि किसी मेटल आयन से जुड़ा हुआ किसी प्रोटीन के किसी भी चीज़ से, यदि सपोज करो आपके पास आयरन है या कोई दूसरा आपके पास मैग्नीज है, इससे जुड़े हुए हैं, तो इसको सेपरेट करने के लिए आपको एक और अलग तरीके का केमिकल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए, इफ प्रोटीन आर अटैच्ड टू metal ion, it will be separate by EDTA। EDTA के माध्यम से आप इसको हटाएंगे। फिर यहाँ पे क्या लगेगा, EDTA। ठीक है, समझ में आ गया। 3 केमिकल आपको यूज करना है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, जब आप ये सारे केमिकल को ट्रीटमेंट देते हैं तो ध्यान रखना कि लिपिड मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ओनली प्रोटीन आर गेट सेपरेटेड थ्रू दिस केमिकल्स। ठीक है, मेम्ब्रेन को क्षति नहीं पहुंचती है, मेम्ब्रेन डिसॉल्व नहीं होती, मेम्ब्रेन रिटेन रहती है जैसे स्ट्रक्चर में है वैसे। ये आसानी से आप इनको एक्सोप्लाज्मिक प्रोटीन को या साइटोसोलिक प्रोटीन को आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया पेरिफेरल के बारे में। एक स्टेटमेंट पे आप जरूर लिख लीजिए ना, नोट करके। ठीक है, लिपिड बाइलेयर। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, दिस केमिकल डू नॉट डिस्ट्रॉय मेम्ब्रेन। ठीक है, इट ओनली रिमूव सरफेस प्रोटीन। सबको आ गया समझ में ये चीज़ है? हेलो, आ गई ना बात समझ में? बहुत देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखने इनके, सॉल्ट को लेके, पीएच को लेके, आपके साइटोसोलिक प्रोटीन निकलता है कि आपका ऊपर वाला प्रोटीन निकलता है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं आपका, हाँ इसके फंक्शन याद रख लीजिए क्या काम करते हैं ये। ठीक है, आपके जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं तो इसके फंक्शन भी आप थोड़ी सी लिख लेते हैं। फंक्शन बड़े सिंपल से हैं। साइटोस्केलेटन का अटैचमेंट जो होता है वो यही होता है। ठीक है, साइटोस्केलेटन का अटैचमेंट यहीं पे होगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन को परफॉर्म करता है ये। सिग्नल ट्रांसडक्शन से समझ तो रहे हो ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे इस शब्द को लेके? सब समझते हैं ना सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है? हाँ ठीक है, उसके बाद एंजाइमेटिक रेगुलेशन। ये सारे काम क्या करते हैं, साइटोसोलिक प्रोटीन क्या क्या सॉरी जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो सारे काम करते हैं ये। ठीक है,
अब इसके बाद हम चलते हैं आपके इंटीग्रल प्रोटीन की तरफ। इंटीग्रल प्रोटीन इसके अपोजिट ही हो जाएंगे, कुछ कैरेक्टर तो आप ही बता दोगे, ठीक है? क्या कैरेक्टर होगा पहले? परमानेंटली अटैच्ड टू लिपिड बाइलेयर ना, लिपिड बाइलेयर, ठीक है। परमानेंटली क्या होते हैं? लिपिड बाइलेयर से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, ठीक है। दे पेनेट्रेट लिपिड बाइलेयर partially या completely? They penetrate lipid bilayer partially या completely, या पूरी तरीके से पेनिट्रेट करते हैं या पार्सली करते हैं, ठीक है। अभी हमने आपको बताया या तो पूरे धसे रहेंगे या ना ऊपर से नीचे तक आ जाएंगे या आधे आपके, लेकिन फिर भी वो कोर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तीसरी बात, क्या? सभी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रल होते हैं ना, ऑल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आर इंटीग्रल, but not all integral protein are transmembrane। क्यों ये बात कर रहे हैं? बात समझ में आ गई क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? रानी मैडम, ये बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि हमने देखा कि जो सभी प्रोटीन होते हैं वो आपके ऊपर तक पूरी कोर से लेके उस साइड तक नहीं जाते। कुछ प्रोटीन आपके कोर तक जाएंगे, मतलब मिड तक रहेंगे, पार्सली एम्बेडेड रहेंगे, लेकिन कोर को टच करेंगे, ठीक है। इसीलिए उनको इंटीग्रल तो कहेंगे, सरफेस तो नहीं कह सकते, क्योंकि सरफेस प्रोटीन जो होते हैं वो इन केमिकल के माध्यम से रिलीज हो सकते थे। इनको पता भी कैसे करते हैं कि कौन सा सरफेस है कौन सा, तो इनके जो केमिकल्स होते हैं इनसे आप आइसोलेट कर सकते हैं। सरफेस प्रोटीन इन केमिकल से क्या हो जाएंगे? आइसोलेट हो जाएंगे। वहीं देखा गया कि जो पार्सली एम्बेडेड होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीग्रल होते हैं, वो वहाँ से सेपरेट नहीं हो रहे थे, ठीक है। इसलिए पता चला कि और जो बाकी जो प्रोटीन होते हैं वो तो पूरे आपके उनका जो एन और सी साइट होता है, ठीक है, वो आपके मेम्ब्रेन कुछ साइट और मेम्ब्रेन किस साइट रहेंगे, ऐसा रहेगा इसमें, ठीक है। ये आपने यहाँ भी देखिए इसको, ये देखिए दिख रहा है इसका पूरा साइट आपका ये, तो ये कैसा हो गया? आपका ट्रांसमेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। ये कैसा है? आपका इंटीग्रल है, ठीक है। ये कैसा है? आपका इंटीग्रल है, लेकिन कितना धसा है? आधा मेम्ब्रेन को, मतलब कोर तक तो पहुंच चुका है ये, ठीक है। तो ये होता है, इसी की भाषा हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब ये प्रोटीन करते, हाँ एक बात और ध्यान रखना, एक पॉइंट और लिख लीजिए कि जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं? एम्फीपैथिक होते हैं।
ये बात भी आप बताइए क्यों होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर एम्फीपैथिक। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो बीच वाला भाग है, देखिए इनका बीच वाला भाग किस तरीके से काम करेगा, ये बताइए। हाइड्रोफोबिक कोर, हाँ ऊपर वाला हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ऊपर वाले कैसे काम करते हैं, हाइड्रोफिलिक। तो इनका जो सिंथेसिस होता है अमीनो एसिड का, तो उसमें क्या होता है बीच वाले भाग में, ये जो बीच वाले भाग में सारे के सारे अमीनो एसिड कैसे रहते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के। और इनकी संख्या रहती है 19 से लेके 25 तक। ठीक है, 19 से लेके 25 अमीनो एसिड की जो संख्या है वो आपके हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड की संख्या वो आपको रहती है, और मेम्ब्रेन में क्या करती है, स्पैन करती है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक कोर पे। ठीक है, और ऊपर वाले आपके टच में रहते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर के रहते हैं, तब तो इंटरेक्ट कर पाएंगे मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो इसलिए ये एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। इस बात को भी याद रखना, ये किस में काम करते हैं, तो फंक्शन में मदद क्या करते हैं ये, तो ध्यान रखना दिस प्रोटीन हेल्प टू दिस प्रोटीन हेल्प टू ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन से आपको, जैसे देखिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ऐसे आपके रहते हैं। ठीक है, यह प्रोटीन है, इसको जनरली हम बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, प्रोटीन को ऐसे शो करते हैं ताकि ये मूवमेंट आप आसानी से बता सकें। हमने आपको बताया था कि ये जो प्रोटीन होते हैं ये किस तरीके से काम कर सकते हैं, या तो आयन चैनल की तरह कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से कर सकते हैं, कैरियर की तरह काम कर सकते हैं, और किसकी तरह काम कर सकते हैं, पंप की तरह काम कर सकते हैं। चैनल की तरह भी काम कर रहे हैं, कैरियर की तरह भी काम कर रहे हैं, और पंप की तरह भी काम कर रहे हैं। ये सारे काम क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं। किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। यदि ये साइटोसोलिक साइट है तो ध्यान रखना ऊपर से जो चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, यहाँ से जो चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं किससे, एक्सो प्लाज्मिक साइट से जो ट्रांसपोर्ट होती है वो ज़्यादातर आपको दिखाई दी, या तो आपको आइंस दिखाई देंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको, क्योंकि यहाँ आइंस का कंसंट्रेशन क्या सा होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, चैनल में एनर्जी नहीं लगती, वो आसानी से आपके साइट आ जाएंगे। कैरियर में क्या होगा कि ये तो लीक करता है। कैरियर वाले केस में क्या होगा, ये पर्टिकुलर किसी चीज़ के, जैसे मान लो सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनके साथ जब ग्लूकोज ये सारी चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है तो इनके साथ क्या होते हैं, आयंस भी आ जाते हैं। तो कैरियर का ये काम होता है। पंप का क्या होता है, इसका उल्टा होता है। पंप क्या करता है, जब आयंस या दूसरी चीज़ यहाँ से यहाँ आएगी, साइटोसोलिक साइट में आएगी, तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इन चीज़ों की बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन क्या हो जाती, बढ़ जाती। लेकिन क्या होता है, इसको बैलेंस करने के लिए पंप चलाना पड़ता है। जैसे ज़मीन से अपन पानी निकालते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर में क्या रहता है, ज़मीन के नीचे रहता है, और अपन को घर के ऊपर चढ़ाना है पानी, तो आप क्या लगाते हो, पंप लगाते हो। जो मोटर बोलते हैं उसको मोटर ना बोल के एक्चुअल में क्या पंप है। और पंप को क्या लगता है, आपकी बिजली लगती है, क्या लगती है, बिजली लगती है। और वो यहीं आपको टंकी से पानी नीचे लाना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस पाइप डाल दीजिए आप और नीचे नल चालू कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसको कोई एनर्जी लगने की ज़रूरत है कि बिजली की ज़रूरत है कि नहीं।
तो इसका मतलब है कि ऊपर से जो चीज़ें आ रही हैं नीचे, ये नीचे आपका साइटोसोलिक में जो आ रही हैं, इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए आयन चैनल को किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। कैरियर को एनर्जी लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है, यानी एटीपी डिपेंड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, किसी किसी केस में एटीपी लग सकती है उसको। लेकिन पंप को, यानी नीचे से जब भी आपको ऊपर कुछ चीज़ पहुंचानी तो आपको क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पंप कहते हैं। ये पंप जो दिया है अपने मोटर सिस्टम के कारण ही ये पंप का सिद्धांत दिया गया है। पंप मतलब एनर्जी का उपयोग करके यहाँ से चैनल को क्या करेंगे, यहाँ से इस साइड फेंकेंगे, पंप करेंगे। तो ये काम सारे के सारे कौन करते हैं, आपके इंटीग्रल प्रोटीन काम करते हैं। अलग अलग तरह के प्रोटीन हैं, अलग अलग तरह के, वो हम क्लासिफिकेशन पढ़ ही रहे हैं, तो आगे आप देखिए और क्या क्या मिलेंगे आपके। हाँ, एक चीज और, तीन चीजें तो आपको हो गई, एक और रह गया रिसेप्टर। रिसेप्टर के काम भी ये कर जाते हैं, ठीक है। चार चीजें ये करते हैं। अब ये जो होते हैं इनके टाइप होते हैं, पहले आप इनको समझिए। इनके टाइप हैं, ठीक है। क्या टाइप है इनके, तो दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है इनका सिंगल पास वाले होते हैं, सिंगल पास, ठीक है, एक बार ही क्रॉस करने हैं, क्रॉस द मेम्ब्रेन वंस, ठीक है। एक बार ही क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, ऐसे वाले हैं, ठीक है। इसी को एक भाषा और है इसकी, ठीक है। सिंगल पास के साथ साथ हम इसको बोलते हैं मोनोटॉपिक, मोनोटॉपिक भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है मल्टीपास, मल्टीपास, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं, कई बार क्या बोलते हैं इसको हम, एक नाम और है पॉलीटॉपिक, पॉलीटॉपिक ना। क्रॉस होते हैं सेवरल टाइम, ठीक है, क्रॉस सेवरल टाइम, ठीक है। पहले अब इनको उदाहरण देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा हम डायग्राम से भी समझेंगे इनको, ठीक है। ये जो सिंगल पास हो रहा है, पहले इसको देखा ही लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, मेम्ब्रेन हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस होना है इनको, तो ऐसे क्या करते हैं, क्रॉस होते हैं, ठीक है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका नेचर, किस टाइप के होते हैं, ये बता सकता है कोई क्या, ट्रांस मेम्ब्रेन हुआ ये, ट्रांस मेम्ब्रेन हुआ। और कितने बार क्रॉस हुआ ये, एक बार, सिंगल पास हुआ है, एक बार ही पास हुआ है, क्योंकि इसकी लेंथ इतना ही थी, इसलिए क्या हुआ, इसने इतना ही पास किया गया है, ठीक है। मल्टी पास वाले केसेस में क्या होंगे, आप देखिए, आपके पास ये गया, ये आया, एक, फिर दो, ठीक है, तीन, ऐसे। तो एक फेस इसका इस साइड हो गया, एन, और सी फेस हो गया। ये कितने बार पास है, 3 टाइम,
और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे इसको थोड़ा और आप समझिए तो इसको आप और भी पास करिए, जैसे एक, अब मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ना, 2, 3, 4, 5, 6 और ये, हाँ चलो एक और ले लें, इसको 7 समझ लिया आप ऐसा। तो एक एंड इसका ये हो गया, एक एंड इसका ये हो गया। तो ये कितने टाइम पास हुआ, ये 7 टाइम। मतलब कि मेम्ब्रेन के अंदर जो पासिंग पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं, जो प्रोटीन बना है, उनकी क्षमता क्या होती है, आपके सिंगल पास वाले भी मिलेंगे 3 टाइम 4 टाइम से लेके आपके ये जो टाइम है आपका, आपको मिलेंगे, काफ़ी मिल जाते हैं। मतलब 3 टाइम से लेके आपको 14 टाइम तक के पास वाले मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कौन से मेम्ब्रेन का कौन सा प्रोटीन है, क्या चीज़ है, आपको अलग अलग डेटा मिलेगा इसमें। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स, इतने आप उनके याद रखने की जरूरत नहीं। कुछ कुछ उदाहरण के आप जरूर याद रखें। जैसे हमने कहा कि ये 7 टाइप पास है, तो इसका एक उदाहरण मिलता है, इसका उदाहरण मिलता है एग्जाम्पल में जीपीसीआर का। ठीक है, जीपीसीआर हम सेल सिग्नलिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जिसको बोलते हैं। इसके बाद एक उदाहरण तो ये हो गया। इसके बाद आप देखिए दूसरे उदाहरण में, यदि 14 टाइम पास है तो इसका आपको उदाहरण मिलेगा बैंड 3 का। बैंड 3 जो प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, वो आपको दिखाई देता है। उसी तरीके से आपने कहा कि सिंगल पास वाले प्रोटीन भी हैं, तो सामान्यतः ये आपको दिखाई देते हैं, ये आपको दिखाई देंगे रिसेप्टर्स में। किसमें मिलेंगे ये? रिसेप्टर के जो नेचर होता है ज़्यादातर वो सिंगल पास है। ठीक है, कॉमन इन रिसेप्टर। ठीक है, और ये जो होता है कॉमन इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट में भाग लेने वाले प्रोटीन है वो आपके मल्टीपास होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंगल पास के आपके कुछ उदाहरण आपको याद रखिए। सिंगल पास में आपको मिलेंगे ग्लाइकोफोरिन, ग्लाइकोफोरिन देखेंगे। ठीक है, ग्लाइकोफोरिन आरबीसी में पाया जाने वाला इंटीग्रल प्रोटीन है, आरबीसी की मेम्ब्रेन में। उसके बाद आपको दूसरा देखने को मिले नोच डेल्टा की सिग्नलिंग, आपने कहीं पढ़ी हो, थोड़ी बहुत याद हो तो। नोच डेल्टा जो आपके रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, आपने पढ़ा ही होगा ये। ठीक है, ये रहते हैं। ग्लाइकोफोरिन में ध्यान रखना, ये जो आपके पास जो दिखाई दे रहा है, ये लगभग 19 अमीनो एसिड का हाइड्रोफोबिक कोर होता है। ठीक है, तो आगे ग्लाइकोफोरिन के बारे में पढ़ना, हमको पढ़ेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है, और बैंड 3 के बारे में भी लिखेंगे, ऊपर एनकायरिन वगैरह के बारे में भी हम आगे लिखेंगे। तो ये चीज़ें आपकी ये हो गई। ठीक है, अब हम कहना ये चाह रहे हैं कि आपके पास तो आपने सिंगल पास मेम्ब्रेन के उदाहरण भी देख लिए, मल्टी पास मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन के आपने उदाहरण भी देख लिए। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ट्रांस मेम्ब्रेन का रीजन क्या होता है। ट्रांस मेम्ब्रेन वाला ये रीजन कहलाता है इसका। ठीक है, तो ध्यान रखना जितने भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये सभी आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये सभी के सभी प्रोटीन आपके जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि ये सबके कोर में रीजन में एंटर कर चुके हैं, ये सभी आपके ट्रांस मेम्ब्रेन है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन ऑलवेज कैसे होते हैं? अल्फा हेलिकल होते हैं। कैसे होते हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेन? कैसे होते हैं? अल्फा हेलिकल नेचर के होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स होते हैं। ये कैसे? सबके अल्फा हेलिक्स हैं। ठीक है, तो नोट करके आप लिखिए इसको, क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में। ठीक है, ऑलमोस्ट
ऑल ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रोटीन आर अल्फा हेलिक्स, ठीक है। वही अल्फा हेलिक्स आपका लगभग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अमीनो एसिड का बन सकता है क्योंकि मल्टीपास भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ बातें और देखिए, जो आपका रीजन होता है इसका, ये जो रीजन दिखाई दे रहा है आपका, ये होता पूरा का पूरा हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का ना। ये पूरा का पूरा रीजन कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का बना होता है। और ये अमीनो एसिड की लेंथ होती है लगभग 19 से 20-25 ऐसे अमीनो एसिड होती है इनकी, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि सब के सब प्रोटीन आपको कैसे रहे, आपको अल्फा हेलिक्स की रहे। कुछ उदाहरण आपको अलग भी दिखाई देंगे, जैसे देखिए यही मैं बना देता हूँ, आप कुछ प्रोटीनों को और समझिए। कुछ प्रोटीन आपको ट्रांस मेम्ब्रेन है, ठीक है, कुछ प्रोटीन आपके ट्रांस मेम्ब्रेन है, ठीक है, लेकिन इनका जो शेप है, एक्सेप्शन में बात कर रहा हूँ मैं ना, यहाँ पे एक्सेप्शन बात लिख लीजिए आप। सभी अल्फा हेलिक्स होते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी, एक्सेप्शन में आपको दिखाई देगा पोरिन प्रोटीन। क्या आ जाएगा, पोरिन प्रोटीन, ये है। ये जो प्रोटीन प्रोटीन दिखा, पोरिन प्रोटीन दिखाई दे रहा है आपको, पोरिन प्रोटीन, ये बना होता है बीटा प्लेटेड शीट का, एकमात्र वो है बीटा प्लेटेड शीट का। आपने सबने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी ना, अल्फा हेलिक्स क्या होते हैं, बीटा प्लेटेड शीट क्या होते हैं, सब आपने पढ़ा हुआ है। तो एकमात्र आपका प्रोटीन होता पोरिन, जो कि बीटा प्लेटेड शीट का बना होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, इसकी भी बात करें, पोरिन प्रोटीन जो होती है, तो ध्यान रखना है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। पहले तो ये पाया जाएगा प्रोटीन, हाँ, इस पहले शेप देख लीजिए, इसका जो शेप होता है, शेप, इस प्रोटीन का जो शेप रहेगा वो शेप रहेगा आपका बैरल शेप। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, बीटा बैरल शेप्ड होता है, ठीक है। और कंपोजिट ऑफ बीटा प्लेटेड शीट का बना होता है, ठीक है। बैरल शेप और कंपोजिट में आपको ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये बात कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, ये फाउंड इन, तो ध्यान रखना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, पाया जाता है। और किस में पाया जा सकता है, कोई बताएगा, बताइए। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है,
पाया जाता है। ठीक है, क्या काम करता है? तो आयन को वो ज़्यादातर ये वाटर चैनल है एक्चुअली। ठीक है, वाटर चैनल का मतलब H2O को ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है ये। ठीक है, तो मेम्ब्रेन आपने देख रखा है कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती हैं, चाहे आपके बैक्टीरिया हो कि क्लोरोप्लास्ट हो, ये सब क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन के होते हैं। नेगेटिव में डबल मेम्ब्रेन। तो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे ये ठीक है, पोरिन प्रोटीन या चैनल जिसको बोल सकते हैं ना, बीटा बैरल शेप्ड होती है, ये प्रेजेंट होती। ठीक है, ये क्या चीज़ हो सकता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों चीज़ों में ये बैरल। आगे भी इसको पढ़ेंगे हम थोड़ा सा, इसके काम क्या क्या फंक्शन है ना, डिटेल से इसको पढ़ेंगे अलग से। जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब अपना आएगा तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सारी चीज़ें आपकी हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, सब चीज़ आ गया। कुछ एक प्रोटीन और बचा हुआ है, ठीक है, कौन सा है आपका? लिपिड एंकर। समझ में आया सबको? ये मल्टीपास हो गए, सबको समझ में आ गया इतनी बात? आगे बढ़े ना, कुछ पूछना तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, अब लास्ट का जो आपको बचा है आपका लिपिड एंकर है ना। लास्ट वाला जो आपका है लिपिड एंकर का है। पूनम मैडम क्या बात खामोश है आज? अच्छा, रजनी मैडम भी एकदम कुछ बोल नहीं रहे। रजनी मैडम आ गया समझ में आपको वो ना? सुनैती मैम आपको आ रहा है समझ में? कुछ नया तो नहीं लग रहा है? आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए लिपिड एंकर की हम बात करते हैं। ठीक है, लिपिड एंकर के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पहले डायग्राम बना लेते हैं। माइक बंद कर दीजिए अपना। सब वही चीजें हैं जो रिपीट हो रहे हैं, बार बार डायग्राम अपन बना रहे हैं ताकि ये आप लोगों को याद हो जाए चीजें। ठीक है, यहाँ अपन कुछ चीजें वो भी करेंगे, इंपोर्ट भी करेंगे। मेरे ख्याल से इंपोर्ट कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए पहले इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, लिपिड एंकर को हमने क्या किया है, सॉरी,
एंकर्ड प्रोटीन को हमने क्या किया, 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, हाँ एक और बढ़ा लीजिए, 2 भाग हैं मिनिमम। ठीक है, वो क्या होता है कई कई बार किसी किसी क्लासिफिकेशन में किसी एक टाइप को उसके बाहर भी रखते हैं, किसी को एक और टाइप बना देते हैं, ऐसा हुआ है। ठीक है, सॉरी, एंकर्ड प्रोटीन। एंकर्ड प्रोटीन को क्लासिफिकेशन थोड़ा सा कर लीजिए। ठीक है, पहले आ जाएंगे आपके फैटी एसिड लिंक प्रोटीन। ठीक है, फैटी एफ एसिड समझ जाओगे ना, फैटी एसिड लिंक्ड प्रोटीन। ठीक है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है इसका मेरिस्टॉइल, ठीक है, ये जो 14 कार्बन का फैटी एसिड होता है। और उसके बाद दूसरा है पाल्मिटॉइल। ये है 16 कार्बन का। ठीक है, इसके बाद दूसरा आ जाएगा प्रिनाइलेटेड प्रोटीन है, या आइसोप्रिनाइड ग्रुप के होते हैं। आइसोप्रिनाइड ग्रुप, या इसको बोलते हैं प्रिनाइलेटेड प्रोटीन। ठीक है, लेटेड प्रोटीन। ठीक है, और तीसरा आता है आपका जेपीआई, जीपीआई। ठीक है, ये भी लिपिड एंकर के टाइप है वास्तव में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है जीपीआई का, ग्लाइको ग्लाइको हाँ, वो एक ही बात है ना, ग्लिसरोग्लाइको कार्बोहाइड्रेट का है ये। ग्लाइकोट हाँ, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइड इंस्टॉल, ग्लाइकोसाइल फॉस्फोटाइडल ईसीटोल। ठीक है, ये 3 आपके टाइप हो गए। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए, काफी इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिए इनके उदाहरण। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, अभी डायग्राम में इसको हम बता देंगे। ठीक है, इसके जो उदाहरण हैं, रास प्रोटीन के बारे में आपने सुना होगा। रास प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं, इसमें जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है ना, जीटीपी। इस सेल सिग्नलिंग में सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जो चीज आप यहाँ पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, इसके बाद जीपीआई एंकर की बात है,
तो जीपीआई एंकर जनरली कहाँ होता है बताइए? साइटोसोलिक साइट होते हैं कि एक्सोप्लाज्मिक साइट होते हैं? हाँ हाँ, एक्सोप्लाज्मिक साइट ना, एक्सोप्लाज्मिक साइट होते हैं, ठीक है, हमेशा उस साइट ही दिखाई देंगे ये, ठीक है। इसके जो उदाहरण हैं आपको देखने को मिलते हैं, एल्कालाइन फास्फेट, क्या है ये? एल्कालाइन फॉस्फेट, फॉस्फेटेस, ये एंजाइम है एक प्रकार का, ठीक है। तो ये होगा इसमें। अब आप यहाँ देखिए, जीपीआई एंकर के बारे में हम डिटेल्स आपको बता दिए, पढ़ा भी दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें बता दी किस तरीके होते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिंकेज की थोड़ी सी बात देखिए, दिख रहा है ना सबको डायग्राम? ये जो है आपका मेरिस्टिक एसिड है, ठीक है, लिपिड का एक टाइप है, हमने कल भी बताया था आपको। तो ये क्या हो रहा है, एमाइड लिंकेज बना रहा है ये, एमाइड लिंकेज बिटवीन द टर्मिनल अमीनो ग्रुप, प्रोटीन का सबसे टर्मिनल अमीनो ग्रुप होता है, एंड मेरिस्टिक के बीच क्या होता है, ये लिंकेज बनाता है। तो लिंकेज कौन सा है? ये एमाइड लिंकेज, ये आईएमपी है, ध्यान रखना। इस वाले इसमें कौन सा लिंकेज रहेगा? इसका जो लिंकेज है, कौन सा लिंकेज है? लिंक होता है किस तरीके से, यानी लिपिड से किस तरीके से लिंक होगा ये? एमाइड लिंकेज। एमाइड कैसा बॉन्ड है बताइए? एमाइड बॉन्ड लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिंकेज लिख लीजिए एमाइड बॉन्ड। एमाइड बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है बताइए जल्दी, कौन बताएगा? पॉलीपेप्टाइड आपने पढ़ लिए कि नहीं पढ़े आपने? क्या कौन सा बॉन्ड होता है एमाइड बॉन्ड? हाँ हाँ, तो क्या बोलते हैं? किसको पता है? नेहा में निधि मैडम बताइए, एमाइड बॉन्ड क्या होते हैं? बिल्कुल रिवीजन नहीं किए क्या? NH2HRCOOH, यही था, HNHHRCOH, एक अमीनो एसिड और एक अमीनो एसिड। हाँ हाँ, पेप्टाइड होते हैं, लेकिन किस टाइप के बॉन्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड? यहाँ से H2 निकलता था तो क्या बनता था? CO। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और क्या बोलते हैं? एमाइड बॉन्ड, इसी को भी एमाइड बॉन्ड बोलते हैं। और ये क्या बोलते हैं, दोनों के दोनों ही बॉन्ड क्या होते हैं? ये कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड जो कि आसानी से ब्रेक नहीं होते, हाई एनर्जी लगती है, ठीक है। तो ये जो आपके एमाइड बॉन्ड बन रहा है, लिंकेज बन रही है कोवलेंट बॉन्ड, और हमने लिखा भी तो है कि लिपिड से जो मॉलिक्यूल अटैच होते हैं वो कैसे होते हैं, अब बताइए, अभी हमने कल भी पढ़ाया था आपको, कोवलेंटली लिंक होते हैं। तो वही चीज़ तो हमने आपको बता रहे हैं, कल भी तो हमने यही बताई थी आपको कि लिपिड के साथ जो एसोसिएशन होता है वो कैसा होता है? जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन का जो लिंकेज होता है वो कैसा होता है? कोवलेंट लिंक होता है। तो ये सारे एंकर्ड प्रोटीन ही तो है ये। आपने मेम्ब्रेन ठीक से नहीं पढ़ा क्या, रिवीजन नहीं किया? ये सारे क्या हैं आपके, लिपिड के साथ ही तो हो रहे हैं, ये बना रहे हैं ये आपका लिपिड के फैटी एसिड की चेन है ये, सॉरी हाँ, टेल वाले, ठीक है, हेड वाले। और ये प्रोटीन का क्या है, ग्रुप है ये NH हो गया ये, और ये CO हो गया, ये तो बना रहा है बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना रहा है? ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवलेंटली अटैच होते हैं ये, कोवलेंटली बॉन्ड से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसके बाद जो पामेटिक एस्टर होता है, पामेटिक ग्रुप जो होता है वो किससे अटैच होता है? तो थायोएस्टर लिंकेज होता है, इसमें थोड़ा सा आपका अलग रहेगा। तो ये IMP हैं, आपको उनको ध्यान रखना है, ठीक है।
इसमें भी क्या है आपका प्रेनाइल ग्रुप में क्या है, थायोस्टर ग्रुप है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, प्रेनाइल ग्रुप ये वाला है। ठीक है, RSGTP वाला। तो 3 आपके ऐसे होते हैं। ये सब कैसे होते हैं, एंकर्ड प्रोटीन की क्या है आपको उदाहरण है ये पूरे। और ऊपर थोड़ा सा देखोगे तो आपको ये दिखाई देंगे, ये दिख रहा है आपको, ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका बीटा बैरल, बीटा बैरल पोरिन जिसको अपन ने पढ़ा है, ये प्रोटीन है। ठीक है, ये आपका पार्शली एम्बेडेड प्रोटीन है ये। कैसा ये, पार्शली एम्बेडेड प्रोटीन है आपका। ठीक है, चौथा वाला एंकर्ड। ठीक है, एंकर्ड प्रोटीन में कैसे होते हैं, पार्शली एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटीन सीधा मेम्ब्रेन तक के गया वो आपका होता है, ये अल्फा हेलिक्स का होता है। इसके बाद सारी की सारी प्रोटीन आपको देखिए ये लिपिड मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं। ये आपका हो गया है छठा वाला जो है ये आपका GPI, क्योंकि किस साइड है आपका, ऊपर साइड है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो फॉस्फेट है आपका फॉस्फेटाइडिल जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये NH2 ग्रुप हो गया। कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन आपके और भी ऐसे रहती हैं। ठीक है, ये भी आपके अदर प्रोटीन है जो लगे रहते हैं, मल्टीपासिक प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना है, तो इम्पोर्टेंट आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है अच्छे से। पहले तो आपको सिंगल पास के उदाहरण आपको पता हो, IMP है। मल्टी पास के उदाहरण आपको पता हो, GPI करके काम भी आपको बता दिया हमने। पोरिन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये आपके वेरी IMP वाला सेक्शन है ये। ठीक है, दोनों के उदाहरण याद रखिए आप। GPCR उदाहरण इम्पोर्टेंट कितना होता है आपका, 7 टाइम क्रॉस होता है, तो वेरी IMP है ये। ठीक है, उसके बाद बीच वाला सेक्शन कैसा होता है, कोर वाला सेक्शन हाइड्रोफोबिक होता है, तो स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, तो इसको भी आप IMP डालिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपका जो एक्सेप्शन वाला प्रोटीन है ये भी वेरी IMP है, अब पूछा जाएगा आपसे एक्सेप्शन में क्या है आपका। प्रोटीन के साथ साथ आपको क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, जब इनका कंपैरिजन जब हम पढ़ेंगे, जब एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपका प्रोकैरियोटिक से किस तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बने, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पढ़ेंगे, तो कंपेयर करके उनके अपन तीनों को कॉमन स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोटिक के साथ वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ भी आप इसको IMP डालीजिए। ठीक है, लिपिड एंकर प्रोटीन में इन दोनों के आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, मेरिस्टेल और पाइमेटिक लिंकेज अलग अलग है इनके, तो आपको ध्यान था ये थायो एस्टर से ना, ये जो है थायो एस्टर लिंकेज से ये ज्वाइंट है। ठीक है, इसको याद रखना, इसका उदाहरण आपको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन पूछ सकता है ऐसा। ठीक है, ज़्यादा थ्योरी हमने लिखा ही नहीं इसलिए। तो ये आपके सभी प्रोटीन आपके कंप्लीट हो गए। अब हमको थोड़ी सी थ्योरी कहाँ लिखनी है, हम कल थोड़ा सा भाग जो रह गया है इसका, एक तो ग्लाइको फोरिन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद आपका बैंड 3 के बारे है, पोरिन के बारे में थोड़ा सा लिखना है और। ठीक है, ग्लाइकोपोरिन हो गया, ये हो गया, और उसके बाद आपको एनकायरिन, ठीक एनकायरिन की है, और एक चीज़ और है जो कि आपके RBC में पाई जाती है, स्पेक्ट्रिन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में अपन चीज़ें लिखेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 से 4 लाइन है, ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बैंड 3 बैंड 2 ग्लाइकोफोरिन बहुत कॉमन है, क्या काम करता है ये भी पूछता है, पोरिन के बारे में तो खूब पूछेगा, किस तरीके चैनल को वो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ना। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपके पंप आ जाएंगे, चैनल आ जाएंगे, और उसके बाद एक्शन पोटेंशियल बात हो गई वो आ गया। ठीक है, सारी चीज़ें उस पर आ जाएंगी।
हाँ, इसके बाद आपको आइसोलेशन नहीं भूलना है, आइसोलेशन आपको बहुत ज़रूरी है। इसका आपका आइसोलेशन बता दिया कि नहीं बताया ना? नहीं, 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 इंटीग्रल प्रोटीन का नहीं बताया मैंने आपको। बताया क्या? नहीं, नहीं, इंटीग्रल वो तो मैंने आपको जो बताया वो सरफेस सरफेस का बताया, नहीं बताया। लिख लीजिए इसको थोड़ा-सा, ठीक है? आइसोलेशन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है? इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है? इंटीग्रल प्रोटीन में किस तरह का इंटरेक्शन होगा, बता सकता है कोई? लॉजिक से बताइए। हुँ? बताइए क्या होगा? कौन-सा इंटरेक्शन होगा? कौन-सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? इंटीग्रल प्रोटीन। अरे बताइए कहाँ इतना क्यों सोचना हो रहा है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है? ये चीज़ उसके अंदर प्रेज़ेंट होती है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जब भी आपको इंटीग्रल प्रोटीन हटानी है, तो मेम्ब्रेन को आपको सोल्यूबलाइज़ करना पड़ेगा, यानी पूरा चीज़ आपकी डिस्टर्ब होने वाली है। क्योंकि इंटीग्रल प्रोटीन हटाएँगे तो मेम्ब्रेन क्या होगी, क्षतिग्रस्त होगी। आप भी जानते हैं, बीच से किसी चीज़ को आप निकाल रहे हो, तो क्या होगा, क्षतिग्रस्त होने की संभावना है, ठीक है? तो वही चीज़ इसमें होने वाली है। ये आपका जो प्रोटीन्स हैं, चाहे वो ऐसे रहें या इस तरीके से धँसे हुए हैं आधे, ठीक है? इसमें क्या होता है, डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं अपन। तो डिटर्जेंट में देखिए आपके पास अ, आयनिक और नॉन आयनिक होते हैं, ठीक है? सीधे डिटर्जेंट ही पूछ लेते हैं, ठीक है? इसमें आप लिख करिए 2 तरह के डिटर्जेंट हैं, ठीक है? आयनिक आ जाएगा, आयनिक डिटर्जेंट और नॉन आयनिक है ना, आयनिक, ठीक है? नॉन आयनिक में जो यूज़ होता है, ये होता है ट्राइटोन X100, ट्राइटोन X100, ठीक है? आयनिक डिटर्जेंट में आप जो यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं HDS का, ठीक है? CHAPS, इसका फुल फॉर्म लिख लेना देख के, ठीक है? लिखा हुआ है लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ। नहीं, नहीं, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट ये तो है चिप्स का, ठीक है? CTAB, ठीक है? CTAB, सेटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये इसका वो है CTAB का, ठीक है? ये आपका नॉन आयनिक होगा और ये आयनिक, ये डिटर्जेंट पहला यूज़ करते हैं, ठीक है? दूसरा हम जो यूज़ करते हैं, और ध्यान रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट पूछे जाएंगे आपको, ठीक है? दूसरा जो यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ब्यूटेनॉल का उपयोग करते हैं, ब्यूटेनॉल का उपयोग करते हैं। दूसरा है आपका क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। तीसरा नहीं,
तीसरे नहीं है। इसके बाद तीसरे में इसमें तीसरा है, तीसरा है कैट्रोपिक एजेंट। कैट्रोपिक जो एजेंट होते हैं इसमें आते हैं आपके, पहला तो आएगा यूरिया, ठीक है। फिर आ गया ग्वानिडिन, HCl बोलते हैं इसको। HCl, ठीक है, इसका ये उपयोग करते हैं। ठीक है, एक नॉन आयनिक में एक और याद रख लीजिए, नॉन आयनिक कहाँ गया, एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं है। थोड़ा सा एक मिनट, इसको चेंज कर लेना, उल्टा हो गया है। ये आपके आयनिक है और ये नॉन आयनिक है, नॉन जोड़ देना काट के ना। ये आपके आयनिक है, ठीक है। नॉन आयनिक में 1300 हो गया और एक और हो गया, करेक्शन कर लेना, उल्टे ही ना चलना, ठीक है। एक और लिख लीजिए इसमें, नॉन आइडेट, नॉन आइडेट P40, ठीक है। ध्यान रखना ये बहुत IMP हैं, ये सब रेफरेंस किताब के उदाहरण है पूरे के पूरे ना, तो सीधा पूछा जाता है इनसे। आयनिक डिटर्जेंट, कहाँ पे, हाँ ये जो है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एन एन एक मिनट, NONI, ठीक है, DET, DET P40, ठीक है, P40, नॉनिडेट, ठीक है। हो गया, रजनी मैडम हो गया, समझ में आया ये चीजें। देखो यहाँ बिल्कुल सीधा पूछ, बिल्कुल बिल्कुल सीधा चार्ट पूछ लेगा, कौन सा इंटीग्रल प्रोटीन का आपको ऊपर भी दे देंगे, इंटीग्रल प्रोटीन का देना होगा उनको, तो आपको जो पेरिफेरल प्रोटीन पढ़े ना उसको उदाहरण भी देंगे और तमाम तरह की चीज़ भी देंगे उसमें, ठीक है। एक आध उदाहरण यहाँ से लेंगे, 3 वहाँ से लेंगे, यदि पेरिफेरल का पूछना है तो 3 यहाँ से लेंगे, 2 वहाँ से लेंगे, ऐसा करके पूछेंगे। तो बहुत सरल रहता है, इसमें कुछ नहीं, अब बस आपको नाम पता होने चाहिए। आयनिक नॉन आयनिक जरूर पूछ सकते हैं, तो इनके पास आपको पता होना चाहिए आयनिक कौन है, नॉन आयनिक कौन है, ठीक है। और इसमें से कुछ क्वेश्चन निकालेंगे मैं, तो उसमें आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा ना, टेस्ट बनेगा तो वो चीज़ें होंगी तो सब हो जाएगा पूरा वो। चुनौती मैडम आ गया समझ में आपको, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप।
ना, या फिर आप पढ़ लीजिए तो कल भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, हम्म। और ये पूरा मेम्ब्रेन का पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन का, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेन सबसे क्रूशियल पार्ट होता है पूरी सेल बायोलॉजी का। सारी चीज़ पूरी सेल्स की यहीं से डिसाइड होगी। ये सेक्शन आप पढ़ लिए तो पूरा सब्जेक्ट, कैंसर बायोलॉजी हो आपकी या फिर आपका सेल सिग्नलिंग की हो, सारे सब्जेक्ट आपके आराम से यहाँ से बनना चालू हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल संडे है क्या ना? कल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कल थ्योरी क्लास नहीं लेंगे ना। कुछ पेपर जो अपन ने देखे हैं पुराने, जिसमें जहां तक अपन ने पढ़ लिया उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है रानी मैडम ना, ये सेक्शन जरूरी क्वेश्चन सॉल्व करने का, ताकि आपको पता तो लगे, क्वेश्चन का पैटर्न लगे, किस तरह क्वेश्चन बन रहे हैं और हमने जो पढ़ रहे हैं वो कितना सटीक जा रहा है। ठीक है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन हमने देखे तो वो काफ़ी हद तक चीज़ें आसानी से सॉल्व हो रही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, एपी के जो एग्जाम हुए। टेस्ट, हाँ, अभी पढ़ाई नहीं, अभी तो हम जो टेस्ट ले रहे हैं ग्लाइकोला से उसके लेंगे। टेस्ट को हम बाद में सॉल्व करेंगे, जो पेपर है ना उसका डिस्कशन करेंगे अपन। हाँ, एपी का जो पेपर है, ठीक है, वो तो हमने जो टॉपिक पढ़ा दी उसके आधार पे ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस पे से जो क्वेश्चन हमने पढ़ चुके हैं एपी में, वो क्वेश्चन आ चुके हैं, उस पे एपी में आए हैं, तो उन क्वेश्चन को हम निकाल निकाल के हाईलाइट करेंगे। जो चीज़ सबने पढ़ लिए हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उनमें से आप लोगों को बनना चाहिए, जो पढ़ चुके हैं वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पुराने। तो उससे आपको आइडिया लगेगा और चीज़ें आपको पता चलेंगी, हाँ ये चीज़ हमने पढ़ ली है, उसको ऐसा पढ़ना है, ऐसे रिवाइज करना है उस चीज़ को। और दिन के आपके पूरे टेस्ट हो जाएंगे, जैसे मेम्ब्रेन पूरी खत्म हो जाएगी, मेम्ब्रेन का टेस्ट लेंगे और मेम्ब्रेन को फिर अपन इसके क्वेश्चन लगाएंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि करंट में मेम्ब्रेन कंप्लीट नहीं हुई इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मेम्ब्रेन जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो इसका टेस्ट लेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन क्या हमको अभी से छांटने पड़ेंगे सारे।